नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। यह हिंदी विषय के लिए अति आवश्यक विषय है। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस अध्याय में आज हम यह जानेंगे। वाक्य भेद समझने से पहले यह आवश्यक है कि वाक्य क्या होते हैं। क्या होते हैं वाक्य? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है। अब जब आप वाक्य समझ गए हो तो वाक्यांश भी समझ आया जाएगा। वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है पर पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, दरवाजे पर। दरवाजे पर क्या? दरवाजे पर, इतना तो समझ आया कि दरवाजे पर आगे क्या, यानी ये वाक्यांश है, पूरा वाक्य नहीं है। कोने में, वृक्ष के नीचे आदि, इन सब का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये वाक्यांश हैं। तो अब आपको समझ आया वाक्यांश और वाक्य क्या है। वाक्यांश वाक्य का ही अंश है, इसका वाक्यांश का अर्थ तो निकलता है पर पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, जबकि वाक्य का पूरा पूरा अर्थ निकलता है। वाक्य और वाक्यांश, इन दोनों को समझने के बाद हम आ जाते हैं कि वाक्य के भेद कितने हैं, और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है रचना के आधार पर वाक्य भेद। देखो, इसे याद करने की मैं एक सबसे सिंपल सी एक आपको ट्रिक बताती हूँ। रचना, रचना में कितने वर्ण आए? र, च और ना। ये कितने हो गए? 3। तो यानी कि रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो भी 3 हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। साधारण वाक्य, इसका दूसरा नाम सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। पहला वाक्य है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य को जब भी हम समझना चाहते हैं उससे पहले हमें क्रिया को छांटना आना चाहिए। क्रिया जब भी छांटनी आ गई तो हम वाक्य को बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे क्या कहेंगे हम? साधारण वाक्य, सरल वाक्य। जैसे पिताजी पत्र लिख रहे हैं, तो पिताजी क्या हो गया? अब देखो, उद्देश्य और विधेय आप कैसे छांटोगे? जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है उद्देश्य, और जो बात हो रही होती है वो होता है विधेय। तो जिसके बारे में बात हुई उद्देश्य, और जो बात हुई वो विधेय। तो पिताजी, किसके बारे में बात हो रही है? पिताजी के बारे में, तो पिताजी क्या हो गए? उद्देश्य। और पत्र लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पिताजी के बारे में क्या बात हो रही है कि वो पत्र लिख रहे हैं, तो जो बात हो रही है वो क्या है? विधेय। अब छाटना आ गया, उद्देश्य और विधेय क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है उद्देश्य और जो बात हो रही है वो विधेय। तो वाक्य है पिताजी पत्र लिख रहे हैं, तो पिताजी उद्देश्य हो गया और पत्र लिख रहे हैं विधेय हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको क्रिया अगर आती है छांटनी तो बहुत ईजी है आपके लिए। अब इसमें पिताजी पत्र लिख रहे हैं, क्रिया क्या हो गई? लिखना। इसमें एक ही क्रिया है, तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वो सरल वाक्य होता है। और भी उदाहरण देखो, रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही थी, किसके बारे में बात हो रही है? रेलगाड़ी के बारे में। क्या हो गया? उद्देश्य रेलगाड़ी, और बहुत तेज चल रही थी, ये क्या हो गया? विधेय। रेलगाड़ी के बारे में यही बात हो रही है कि वो बहुत तेज चल रही है। या इसको दूसरे ढंग से हम देखेंगे कि इसमें क्रिया क्या है? चलना या तेज चलना। क्रिया तो एक ही है, चलना, तो ये क्या हो गया? ये सरल वाक्य है। कक्षा के सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, तो किसके बारे में बात हो रही है? कक्षा के सभी बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो उद्देश्य क्या होगा? कक्षा के सभी बच्चे, और विधेय क्या है? बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी क्रिया हुई? एक ही है कि बुद्धिमान है। ये कौन सा वाक्य हो गया? ये हो गया सरल वाक्य। वाक्यों को मैं कुछ उदाहरणों से आपको समझाती हूँ। पहला उदाहरण देखें,
राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अगर आपको क्रिया छाँटनी आ रही है तो आपको वाक्य बताना भी बहुत आसान होगा। तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सी है क्रिया? क्रिया शब्द कौन सा है? पढ़ता। एक ही क्रिया है कि राम पुस्तक पढ़ता है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वो कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य। अब अगला देखो, राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। राम पुस्तक पढ़ता है, पहली क्रिया क्या हो गई? पढ़ता, और दूसरी क्रिया खेलता। तो इस वाक्य में कितनी क्रियाएं हैं? 2 क्रियाएं हैं। जब एक क्रिया होगी तो सरल वाक्य है, और जब 2 क्रिया होंगी या 2 से अधिक क्रियाएं होंगी तो वो क्या है? संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है, या जिस वाक्य में 2 क्रियाएं हो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। तीसरा उदाहरण देखो, इसी में राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। अब इसमें क्या है? राम ने कहा, एक कहना और दूसरा खेलता है, खेलना। इसमें भी 2 क्रियाएं हैं, कहा और खेलता, 2 क्रियाएं हैं। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा। हमने अभी ऊपर के उदाहरण में देखा कि जिस वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं वो संयुक्त वाक्य है, पर इस वाक्य में 2 क्रियाएं होने के बाद भी वो संयुक्त वाक्य नहीं है, बल्कि वो मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य वो क्यों है? क्योंकि देखो, मिश्रित वाक्य की क्या पहचान है? इसमें 2 क्रियाएं हो सकती हैं, 2 से अधिक क्रियाएं भी इसमें हो सकती हैं, लेकिन इसमें क्या है? इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो होगा प्रधान वाक्य और दूसरा होगा गौण वाक्य, मतलब आश्रित वाक्य। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होगा। अगर एक को हम हटा दें तो दूसरा वाक्य अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाएगा। कैसे? राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। राम ने कहा। अब जब हम ये बोलेंगे राम ने कहा तो इतना तो पता चल गया कि राम कुछ कह रहा है, पर क्या कह रहा है? आपको समझ आया क्या कह रहा है? वो क्लियर हो रहा है? कुछ भी नहीं, क्या पता वो क्या कह रहा है। तो इसका मतलब ये वाक्य अधूरा है। श्याम क्रिकेट खेलता है, वाक्य पूरा है। तो ये भी पहचान कर सकते हो आप कि इसमें एक वाक्य अधूरा होगा और एक पूरा होगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए वाक्य की तो वो मिश्र वाक्य है। लेकिन ऊपर वाला जब हम देखेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है, हमने इतना ही पढ़ा, राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्लियर हो जाता है कि राम पुस्तक पढ़ता है। अगर जब हम इसको यहीं तक लिखेंगे तो वैसे ही सरल वाक्य हो गया। और ये और जो है ये योजक शब्द है। इन दोनों को, वाक्यों को आपस में और के द्वारा जोड़ा जा रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। अगर हम और के बाद वाला ले वाक्य कि श्याम क्रिकेट खेलता है, तो भी वो वाक्य अपना अर्थ प्रकट करने में समर्थ है कि श्याम क्रिकेट खेलता है। लेकिन जब हमने लिखा श्याम क्रिकेट खेलता है तो उसमें क्रिया एक ही हुई, तो वो सरल वाक्य हो गया। अब यानी कि इसमें 2 क्रियाएं हैं और इसको योजक शब्द और के द्वारा जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की फिर क्या डेफिनेशन हुई आपके अकॉर्डिंग? कि जिसमें 2 क्रियाएं होती हैं और दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। जहाँ पर भी योजक शब्द आता है, अगर वहाँ से उस वाक्य को अलग अलग कर दिया जाए दोनों वाक्यों को, तो वो अपना अर्थ प्रकट करने में सक्षम है अकेले भी। पर मिश्र वाक्य में ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। एक के अभाव में दूसरा पूरा नहीं होगा। अब जैसे हम कहें राम ने कहा क्या कहा? लेकिन श्याम क्रिकेट खेलता है, ये पूरा है, ये तो अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। लेकिन राम ने कहा, ये अधूरा है, ये अपना अर्थ प्रकट नहीं कर रहा, इसलिए ये मिश्रित वाक्य है। अब आप वाक्य को उदाहरण से ही समझो। जैसे रोहन ने बताया कि कल छुट्टी रहेगी। किसने बताया? रोहन ने। रोहन ने क्या किया? बताया कि कल छुट्टी रहेगी। एक रहना और एक बताना, इसमें 2 क्रियाएं हो गई। रहना और बताना 2 क्रियाएं हो गई, तो इसका अर्थ क्या है? या तो ये संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। मिश्र, मिश्रित, जटिल, कुछ भी इसका नाम हो सकता है।
तो ये मिश्र वाक्य है या फिर ये संयुक्त वाक्य है। अब ये संयुक्त है कि मिश्र, अब इसको कौन सा योजक चिन्ह जोड़ रहा है इन दो वाक्यों को? की योजक शब्द इसको जोड़ रहा है। कल छुट्टी रहेगी अपना अर्थ प्रकट कर रहा है कि कल छुट्टी रहेगी, रहना एक क्रिया हो गई। रोहन ने बताया, अब रोहन ने क्या बताया? अब की से पहले वाले इस वाक्यों को अगर हम अलग करते हैं कि रोहन ने बताया, अब रोहन ने क्या बताया ये नहीं पता है, तो एक पूर्ण है और एक अपूर्ण है, तो कौन सा वाक्य हो गया? मिश्रित वाक्य। दो क्रियाएं होने पर भी ये मिश्रित वाक्य हो गया। अगला, राकेश मोहन के घर गया है। राकेश किसके घर गया है? मोहन के घर। तो कौन सी कितनी क्रियाएं हो रही है? जाने की क्रिया हो रही है कि वो गया है? एक ही क्रिया है, गया, तो क्या है? सरल वाक्य। अगला देखो, सोहन स्कूल गया है तथा मुकेश बाजार गया है। इसमें भी दो क्रियाएं हैं, एक सोहन के स्कूल जाने की, दूसरा मुकेश के बाजार जाने की। दो अलग अलग व्यक्ति दो अलग अलग जगह गए हैं ना, तो मोहन स्कूल गया है तथा मुकेश बाजार गया है। इन दोनों वाक्यों में तथा योजक शब्द है जिसके द्वारा ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। दो क्रियाएं हैं, गया है। लेकिन अगर योजक शब्द से पहले वाले वाक्य को या बाद वाले वाक्य को हम अलग करते हैं तो भी वो अपना अर्थ पूर्ण बताएगा कि सोहन स्कूल गया है। पूरा वाक्य, पूरा अर्थ समझ आ रहा है कि सोहन स्कूल गया हुआ है और मुकेश बाजार गया हुआ है। मुकेश कहाँ गया हुआ है? बाजार गया हुआ है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? जहाँ पर योजक शब्द तो लगा है, दो क्रियाएं भी है, पर दोनों को अगर हम अलग अलग करते हैं योजक शब्द से पहले या बाद वाले को, तो वो दोनों ही अपना अर्थ प्रकट करने में सक्षम है। तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। आपको जैसे उदाहरण बता रही हूँ उसके अनुसार आपको जो भी परिभाषा समझ आ रही है वैसे आप उसको याद कर सकते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं वाक्य को अच्छी तरह समझने के लिए। जब रामानुज आएगा तब सुमित चला जाएगा। जब रामानुज आएगा तब सुमित चला जाएगा। इसमें कौन सी क्रियाएं हो गई? एक आने की और एक जाने की। एक आएगा और एक जाएगा, यानी दो क्रियाएं हो गई। और योजक शब्द कौन सा हो गया? तब। तब से ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। तो सुमित चला जाएगा, क्लियर है कि सुमित चला जाएगा, कभी तो जाएगा। लेकिन जब रामानुज आएगा, जब रामानुज आएगा तो क्या? ये अपूर्ण वाक्य। इसका मतलब कौन सा वाक्य हुआ ये? करेक्ट, ये हुआ मिश्रित वाक्य। आसमान में बादल छा गए परंतु वर्षा नहीं हुई। अब देखो दो क्रियाएं कौन सी हो गई? एक तो बादल के छाने की, छा गए, और दूसरा नहीं हुई, होने की, वर्षा नहीं हुई। तो इसमें क्या है? इसमें दो क्रियाएं हो गई। इसका मतलब या तो ये मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। अब देखो कौन से शब्द से ये जुड़ा हुआ है दोनों वाक्य? परंतु से। परंतु से पहले एक वाक्य है आसमान में बादल छा गए, और परंतु के बाद दूसरा वाक्य है वर्षा नहीं हुई। अगर हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो क्या ये अपना अर्थ समझाने में सक्षम है? आसमान में बादल छा गए, जी हाँ, ये अपने अर्थ को बता रहे हैं कि आसमान में बादल छा गए हैं। वर्षा नहीं हुई, ये वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है कि वर्षा नहीं हुई। तो कौन सा वाक्य हो गया? ये हो गया संयुक्त वाक्य। देखो बच्चों, 100 में से 95 वाक्य अवश्य ही ऐसे होते हैं जो कि, यदि, अगर, ज से शुरू होते हैं, और जिन शब्दों से ये शुरू होते हैं वो सारे ही मिश्र वाक्य होते हैं। ज से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे कि अब इसको पहचान, इसको चिन्हित कर लो कौन कौन से ऐसे शब्द आएंगे जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि ये अवश्य ही मिश्र वाक्य ही हैं। जो, जब, जहाँ, जिसको, जिनको, जिसे, जिससे, जितना, जिसमें, जिन्होंने, जिनके, जैसे, ज्यों, जबकि, जिस तरह आदि। अब देखो ये सारे किससे शुरू हो रहे हैं? ज से शुरू हो रहे हैं। तो ज से शुरू होने वाले जितने भी वाक्य हैं वे अवश्य ही मिश्र वाक्य हैं। इसी में दोबारा फिर से कुछ उदाहरणों द्वारा समझा देती हूँ। जो आदमी बाहर खड़ा है वह मेरा भाई है। क्या आ गया इसमें? ज आ गया ना, ज से शुरू हो रहा है जो,
ज़रूरी नहीं है ज से शुरू हो, बीच में भी ज आ सकता है, जो आ सकता है कि जो आदमी बाहर खड़ा है वह मेरा भाई है। तो कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य है। जहाँ भी जाओगे वहाँ सुख मिलेगा, तो क्या हो गया? ये मिश्र वाक्य है। जहाँ तुम जितना काम करोगे उतनी सफलता मिलेगी। जितना ज से शुरू है तो कौन सा आ गया? ये कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य है। मैं उससे मिलकर आया हूँ, तुम जिसको मिलने गए थे। तुम जिसको, ये भी इसमें भी ज शब्द आ गया, जिसको मैंने अभी लिखवाया भी था आपको कि जो, जब, जहाँ, जिसको, जिनको, जिसे, जिससे, ऐसे जिस तरह के भी शब्द आए तो वो सारे क्या हैं? मिश्र वाक्य हैं। तो अब तुम्हें वाक्य समझ आ गए। एक तो ध्यान रखना है कि रचना, रचना यानी 3 वर्णों के मेल से बना है, इसलिए रचना के आधार पर 3 ही वाक्य के भेद होंगे और वो होगा सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल में क्या होगा? केवल एक ही क्रिया होगी, जिसमें एक क्रिया है वो सरल वाक्य है। ये हो गई परिभाषा, उदाहरण आप दे सकते हैं। संयुक्त में क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होंगी, उनको कोई योजक शब्द आपस में जोड़ेगा, और, किंतु, परंतु ये हो सकता है। लेकिन जब योजक शब्द से पहले वाले और दूसरे वाले वाक्य को हम अलग करते हैं तो दोनों वाक्य में इतना सामर्थ्य होगा, इतनी शक्ति होगी कि वो अपने अर्थ को स्पष्ट कर सकती हैं। पर मिश्र वाक्य में क्या है? मिश्र वाक्य में भी 2 क्रियाएं होंगी, लेकिन जो योजक चिन्ह होगा उससे पहले यदि हम वाक्य को अलग करेंगे तो एक वाक्य अपना अर्थ पूर्ण रूप से दे सकेगा पर दूसरा नहीं दे सकेगा। इसका मतलब क्या है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, निर्भर है। एक की अनुपस्थिति में दूसरा वाक्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसमें एक तो अपने अर्थ को पूरा बताएगा, दूसरा नहीं बता पाएगा। और इसकी कुछ पहचान भी है कि जैसे ज से शुरू होने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो मिश्र वाक्य ही होते हैं। आशा है आप सभी वाक्यों से अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से हैं और इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए और अपने वाक्य को समझने की क्षमता को बढ़ाएं। धन्यवाद।